वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मॉडल पेपर के बारे में। 2024 का ये मॉडल पेपर है और कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है हिस्ट्री के पेपर 1 का बी फिफ्थ सेमेस्टर में। अगर आप हैं तो आपको हिस्ट्री में खास करके पढ़ना होता है नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रवाद। तो ये पेपर 1 में पढ़ना होता है हिस्ट्री के, यानी कि इतिहास सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो आपको पेपर 1 में भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना पड़ेगा, यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में जानना होगा बी फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात कर लें, आप CCSU की बात कर लें यानी चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय की बात कर लें, या आप बात कर ले जो है MJPRU की बात कर लें, या आप और भी विश्वविद्यालयों की बात कर लें, सभी में आपको बता दूं यही सिलेबस है। यहाँ तक कि हर एक विश्वविद्यालय में यही सिलेबस है आपका। तो आइए हम चर्चा करते हैं अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, क्या क्या चीज़ें, हम उसको पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले 10 क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरीय आएंगे खंडा में। सभी प्रश्न आपको करने होंगे। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, 2 नंबर का एक प्रश्न, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उदारवादियों की राजनीतिक मांगें क्या थी, बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उदारवादियों की राजनीतिक मांगें क्या थी? सॉरी, आपको पता होगा कि कांग्रेस में दो विचारधारा चल रही थी। एक पहले जो कांग्रेस जब बनी तो उसमें उदारवाद चल रहा था। उदारवाद मतलब नरमवादी विचारधारा। फिर उसके बाद में उदारवाद के बाद में गरम दल की व्यवस्था आती है, गरम दल के नेता आते हैं जिसमें विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, यानी इनको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लाल बाल पाल कहते हैं। ठीक है, तो उदारवादियों की कुछ राजनीतिक मांगे हुआ करती थी, जैसे कि अगर बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वैसे तो बेसिकली अगर बात करें 1885 में, 1885 से आप देखते हैं उसके प्रारंभिक खास करके 20 वर्षों में, 1885 में अगर आप 20 जोड़ेंगे तो यानी कि 1905 तक। ठीक है, यानी 20 वर्षों का जो वर्ष, मतलब ये जो इतिहास रहा है 1885 से 1905 के बीच का जो मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन रहा होगा या रहा है, ये सब उदारवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वार्षिक अधिवेशन हुआ करते थे, हर एक साल में अधिवेशन होता था कांग्रेस का। तो तमाम प्रकार के जो चीज़ें होती थी तो वो ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारतीय जनता की समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास ये लोग किया करते थे। जो कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस के जो मुखिया हुआ करते थे, कांग्रेस में कई लोग होते थे और उनका चुनाव होता था और कांग्रेस के अध्यक्ष हर साल पर हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको बता दूं इसमें कई मांगे थी, खास करके राजनीतिक मांगे जो हुआ करती थी उस समय वही आपसे पूछी गई हैं। तो राजनीतिक मांगों की अगर बात करें जो कि उदारवादी लोग किया करते थे, जो गवर्नमेंट हुआ करती थी खास करके वो भी इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, तो उनसे बड़े एक नरम भाव से मांग हुआ करती थी। एक ऐसा लगता था कि भाई वो लोग हम पर शासन कर रहे हैं और वही लोग जो है यहाँ के हैं, मतलब अपने आप को एकदम से क्या बोलते हैं कि पहली मांग मैं आपको बता दूं, समझाऊं तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के हित में कई राजनीतिक अधिकारों की मांगे लगातार की गई, जिनमें कई मांगे हैं। पहली मांग है कि भारतीयों की प्रशासन व्यवस्था में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो, ये बात बताई गई। दूसरी बात, विधायी परिषदों में सुधार किया जाए, ये भी मांग लगातार चल रही थी। इसके अलावा केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार किया जाए, उनमें ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नामित सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या में कमी करी जाए, उनको निर्वाचित और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करी जाए। तो कुल मिलाकर के जो अंग्रेज का जो आधिपत्य है वो धीरे धीरे कम होने की बात जो है यहाँ से आपको दिखने लगती है। इसके बाद में आप देखते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग किया जाए, ये भी मांग थी उदारवादियों की। और इसके अलावा मुकदमों की सुनवाई में पूरी प्रणाली को मान्यता प्रदान करी जाए, कोई एक व्यक्ति जो है मुखिया नहीं या किसी प्रकार की न्याय प्रणाली का मुखिया नहीं होगा कि भाई कोई एक व्यक्ति होगा, तो हर एक मामले में चीज़ें की गई। इसके अलावा वित्तीय व्यवस्था का पुनर्गठन करके भारतीयों के ऊपर से करों का जो बोझ है उसको कम करा जाए, जो हर मामले में टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है वो टैक्स कम किया जाए। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के व्यय में ब्रिटिश सरकार की भागीदारी निभाएं तथा जो है ब्रिटिश सरकार के सैनिक व्यय में कमी करी जाए, यानी ब्रिटिश सरकार सैनिक ज़्यादा रखती थी तो उन सैनिकों को कम रखा जाए, उनमें कम पैसा खर्च किया जाए। भारतीयों के जो टैक्स से पैसे दिए जाते हैं वो विदेशों मतलब कि अपने देश में लोग भेजते थे।
और जो सैनिकों का पैसा होता था, जो राजा का पैसा या फिर किसी भी गवर्नमेंट पद पर जो होता था उसका पैसा भारत से ही वसूल करके लोग देते थे। तो ये भी इसका विरोध हुआ खास करके यहाँ पर, लेकिन उतना ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। ये राजनीतिक मांगे जो थी ये बहुत दब करके, बहुत ही मतलब ऐसा दहशत में होकर के लोग मांगे क्या करते थे। हालांकि जब उसके बाद में गरम दल आता है उसके बाद में फिर उनका जो है रुतबा आप देखेंगे, गरम दल वाले नेता जो है कहते थे भाई देश हमारा है और तुम उधर से आए हो 7 समुंदर पार से, यहाँ पर तुम्हारा क्या रखा है, शासन करने से थोड़ी ना तुम यहाँ के हो जाओगे, वास्तविक नागरिक तो हम ही लोग हैं ना। तो अच्छा ये लोग जो थे जो गर्मवादी थे, यानी कि वो तुरंत अपनी अधिकारों की मांग जो है अगर आप वैसे देंगे तो देंगे, नहीं तो आपसे छीन लेंगे, इस तरीके की विचारधारा थी। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पूना समझौते के मुख्य प्रभावों पर टिप्पणी करें। पूना पैक्ट यानी पूना समझौता हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था भैया? पूना समझौता जो हुआ था, पूना पैक्ट, ये किसके किसके बीच में हुआ था बताइएगा फटाफट से। पूना पैक्ट जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फटाफट से आप लोग बताएंगे पूना पैक्ट के बारे में, जो भी जानते हैं आप सभी लोग लिखें, फटाफट से लिखने का प्रयास करेंगे पूना पैक्ट के बारे में। तब तक मैं और आगे चर्चा करता हूँ, पूना पैक्ट के बारे में आप लोग कुछ बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बताइए पूना पैक्ट के बारे में जानते हैं क्या? पूना पैक्ट जो हुआ है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात 16 अगस्त 1932 ईस्वी को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति की सिफारिश के आधार पर सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी, और इससे अंग्रेजों ने भारत में कई सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की प्रयास किया लगातार। आप देखते हैं दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया 1932 के बाद में। उसके मुखिया थे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की बात किया है तो वो लगातार जो है दलितों को उत्थान की ओर अग्रसर करना चाहते थे। अच्छा दलितों के लिए गांधी भी काम कर रहे थे, दलितों के लिए भीमराव अम्बेडकर भी काम कर रहे थे। तो भीमराव अम्बेडकर यहाँ तक कि जो है उनको लोग जो है फूट डालो राज करो की नीति जो थी वो लगातार हावी हो रही थी हर एक व्यक्ति पर। अब उस समय गांधी जी जो थे वो एकता के पक्षधर थे। जिन्ना की तरह भीमराव अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि दलितों के लिए अलग देश की मांग हो, मतलब अलग देश बने, चूंकि दलितों को अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो बिल्कुल अलग देश की मांग वो उन्होंने की, ठीक है। तो उसी को रोकने के लिए अच्छा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इतना पढ़ा लिखा भी कोई नहीं था, तो उससे हिंदुओं को अलग करने का प्रयास अंग्रेजों का जो था वो किया गया खास करके, लेकिन उसको विफल किसने किया? पूना पैक्ट के द्वारा महात्मा गांधी ने उसको विफल कर दिया। महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेस के नेताओं ने सरकार की चाल को तुरंत समझ लिया, फूट डालो राज करो की नीति को विस्तार से नहीं फैलने दिया और उसको रोक लिया। और इसी समझौते को जो समझौता हुआ खास करके गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में, ठीक है, ये समझौता खास करके ये पूना पैक्ट के नाम से आना आता है। और इसके आप देखते हैं खूब विरोध हुआ इसका, जो नेता मतलब जो कांग्रेस खास करके जो इंग्लैंड के लोग थे या फिर जो खास करके बताऊं मैं, अगर जो अंग्रेजी सरकार थे, अंग्रेजी हुकूमत थी, तो वो मुसलमानों को तो पहले से बांट चुकी थी। लेकिन वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ जो है वो फिर से एक प्रकार से चाल चले कि अब दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करी जाएगी और दलितों के लिए अलग, चूंकि अलग देश की मांग करनी थी। एक बार तो भाई चपेट में आ ही चुके थे भारतीय लोग, मुस्लिम को बांट दिया था, मुस्लिम एकता भंग कर दी थी, मुस्लिम एकता और हिंदू एकता, ठीक है। अब क्या किया गया उसके बाद में, महात्मा गांधी जो है इसका खूब विरोध करते हैं, अनशन में बैठ जाते हैं और 20 सितंबर 1932 को एक प्रकार से यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन पर गांधी जी बैठ जाते हैं। उसके बाद में आप देखते हैं 24 सितंबर की डेट को, 20 को जब बैठते हैं उसके बाद में 4 दिन के बाद में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसके कई प्रावधान किए गए, अभी मैं उसको समझाने ही वाला था, तो मैंने सोचा आपको पूना पैक्ट के बारे में बताऊं कि पूना पैक्ट बेसिकली था क्या। पूना पैक्ट यही था कि भाई अब दलितों का कोई देश नहीं बनेगा, दलितों का अलग निर्वाचन मंडल नहीं बनेगा। अगर निर्वाचन मंडल दलितों का अलग बन जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर अलग देश भी हो जाएगा धीरे। जैसे आप देखेंगे कि जब वहीं से पृष्ठभूमि शुरू हो गई थी मुस्लिम देश बनने की, जिन्ना की, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। पहली बात देखें, पहली बात तो प्रभाव ये पड़ा कि पूना पैक्ट
ने हिंदू समाज में प्रचलित पूर्ववर्ती व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया और दलितों की समस्या में कोई प्रभावी सुधार नहीं हो सका। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि इस समझौते के द्वारा दलित वर्ग शक्तिशाली हिंदुओं के लिए एक राजनीतिक हथियार मात्र बनकर के रह गए। तीसरी बात ये हुआ कि पूना पैक्ट या पूना समझौते ने दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग एक पृथक जाति के रूप में स्थापित होने से रोक दिया, जिसका कारण दलित वर्ग पुनः हिंदू समाज के अंतर्गत शोषण झेलने हेतु बेबस हुआ। इसके अलावा भारत एक और अपने सामाजिक सुधार आंदोलनों के द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श पर चलने की बात कर रहा था, परंतु पूना समझौते से भारत की प्रगति एक प्रकार से कहीं न कहीं पे रुकी भी और कहीं न कहीं पे प्रगति जो या भारत का आज भारत 3 देश होता वो भी बच गया। तो कई सारी चीज़ें गलत भी हुई उसमें, लेकिन गलत क्या, लगभग 90% चीज़ें सही हुई, कुछ परसेंट चीज़ें गलत हुई। हालांकि आप देखेंगे कि दलितों के लिए वहीं से बात होने लगती है और दलितों को एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगता है। इसके अलावा इसके द्वारा अपनाई गई संयुक्त निर्वाचन प्रणाली ने भी दलित वर्ग का उत्थान एक प्रकार से कुछ हद तक किया, कुछ हद तक नहीं किया। इस संदर्भ में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारी समिति ने स्पष्ट किया कि अब तक हुए चुनावों के अनुभव इस बात को इंगित करते हैं कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली ने दलितों के सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं दिया है और अभी भी वे बहुसंख्यक हिंदू जाति के लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे संस्थाएं कहती हैं कि पूना पैक्ट जो है वो नकारात्मक उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन कुछ संस्थाएं या लगभग अधिकतर संस्थाएं कहती हैं कि उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और चूंकि ये दूरदृष्टि से अगर देखें तो सकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है। अगर आप देखेंगे एक क्षुब्ध दृष्टि से तो जाहिर सी बात है कम प्रभाव पड़ा। तीसरा क्वेश्चन से आप देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप, फटाफट से आप बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है शंकर राम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। परिणाम इसका ये हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये खास करके आप क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड थाने में जो है वो चोरी चोरा कांड था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था एक प्रकार से ये इसके बारे में जो है पीजे टेलर जो है APJ टेलर, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विषय में कहा कि जलियांवाला बाग जनसंहार भारतीय इतिहास में एक ऐसा निर्णायक मोड़ था कि इसके बाद भारत के लोग ब्रिटिश शासन से अलग हो गए। इस हत्याकांड के पश्चात एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी उभर करके सामने आया, उसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह इसके लिए जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी के प्रतिशोध लेने को एक प्रकार से वो लंदन तक चले जाते हैं उधम सिंह। उन्होंने अपना नाम बदल दिया और उसके अलावा उन्होंने अपना नाम क्या कर लिया, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया। वास्तव में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर ने 1919 ईस्वी में पंजाब में विरोध प्रदर्शन को निर्मम ढंग से कुचल दिया। उधम सिंह अंग्रेजी अधिकारी से बदला लेने के लिए ब्रिटेन जाते हैं। वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर, जिसको कहते हैं मतलब पूरा नाम है इसका और डायर बोलते हैं, उसकी हत्या इन्होंने करी। लंदन जा करके मारा, उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया लंदन में जा करके, जनरल डायल को मार देते गोली। ठीक है, ये देखिए ये क्रांतिकारी होते। तो ब्रिटिश सरकार ने इस अपराध के लिए उधम सिंह को 1940 ईस्वी में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी और भारत सरकार के द्वारा 1974 ईस्वी में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी उधम सिंह को अस्थियों को भारत लाया गया था लंदन से। तो इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये परिणाम हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, इस कुख्यात घटना से पूर्व देश में क्या हुआ कि लगभग सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह किया जा रहा था, परंतु इसके पश्चात देश के विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का परित्याग करके हिंसा का मार्ग भी अपना लिया। इसी कारण से आप देखेंगे गांधी जी जो थे उन्होंने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा भी करी थी। गांधी का मानना था कि सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हिंसा अगर आंदोलन में आ गई तो हिंसा मतलब उसको आंदोलन को भंग कर दिया जाए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। देखिए, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद ने यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अंग्रेजों को इस बात से अवगत करवाया कि जो भारतीय संस्कृति है पश्चिमी संस्कृति से महान है, बड़ी है और वह भारतीय संस्कृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं, यह भी बताया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत में सांस्कृतिक चेतना का प्रसार किया और भारतीयों को सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने की प्रेरणा भी दी और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आप देखेंगे भारत का स्वतंत्र होना बड़ा जरूरी था।
और उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक स्वाधीनता के लिए प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या थी भगिनी निवेदिता। वो कहती हैं कि स्वामी विवेकानंद भारत का नाम लेकर के जीते थे। वे मातृभूमि के अनन्य भक्त थे और उन्होंने भारतीय युवकों को उसकी पूजा करना सिखाया। वो विवेकानंद जी थे, तो वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने करी थी। ठीक है। दूसरी सोसाइटी है आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसकी प्रवर्तक है श्रीमती एनी बेसेंट जी। उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया, श्रीमती एनी बेसेंट ने। चूंकि श्रीमती एनी बेसेंट एक विदेशी महिला थी, इसलिए जब भारतीयों ने उनके मुंह से हिंदू धर्म की प्रशंसा सुनी तो वह बहुत प्रभावित हुए। जब भारतीयों को अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का ज्ञान हुआ कि भाई भारतीय संस्कृति इतनी उच्च है, इतनी महान है, तो उन्होंने स्वाधीनता हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का निरूपण किया, जिससे राष्ट्रवादी भावना और उबल बल करके सामने आने लगी। AR देसाई कहते हैं कि ये आंदोलन कम अधिक मात्रा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए संघर्षरत थे और उनका चरम लक्ष्य राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद जो है इन सभी आंदोलनों से बहुत ज़्यादा हुआ। रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, तमाम प्रकार के ऐसे समाज थे जो कि लगातार जो है आप देखिए राष्ट्रवाद की भावना जो थी, इन्हीं के माध्यम से धर्म सुधार आंदोलन, तमाम प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे थे जो कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे रहे थे और एक प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पनपा रहे थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। 5वां नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन के परिणाम बताइए। बढ़िया प्रश्न है। बंगाल विभाजन मतलब बंगाल को दो भागों में बांटने का जो एरिया, मतलब आज का जो बांग्लादेश है वो पहले आपका पूर्वी बंगाल हुआ करता था। ठीक है। और आपका जो ये है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल होता था पहले, और जो आज का बांग्लादेश है पूर्वी बंगाल हुआ करता था। ठीक है। तो इसी बंगाल को बांटने का मुस्लिम और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बांटा गया था 1905 में। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि फिर उसको बंग भंग वाला जो आंदोलन होता है बहुत सारा, उसके बाद में फिर उसको सही कर दिया जाता है, यानी कि 1911-12 तक आते आते बंगाल विभाजन रद्द करवा दिया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय मतलब कि बंगाल विभाजन जो हुआ है ये धर्म के आधार पर किया गया और एकता को भंग करने का प्रयास था ये, जिसमें विसफल रहे मुख्य रूप से अंग्रेज अधिकारी, हालांकि कर दिया था। पहला परिणाम इसका ये हुआ कि बंगाल मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आई। दूसरी बात, उग्र राष्ट्रवादी दल के नेता उभर करके सामने आ गए। इसके अलावा 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो को सुधार की बात करने में को बाध्य होना पड़ा और दमन एवं सुधार की दोहरी नीति अपनाई गई। इसके अलावा सांप्रदायिकता प्रतिरूपित करने का कर्जन का जो प्रयोग था सफल रहा। पूर्वी बंगाल के मुसलमान विभाजन से खुश थे, मगर जब विभाजन का विरोध हुआ तो वे नाराज हो गए, उन्होंने हिंदुओं पर हमले भी करे। तो ये कुछ हद तक सांप्रदायिकता के जो दंगे हैं ये शुरू हो जाते हैं बंग भंग से, बंगाल विभाजन से। इसके अलावा विभाजन की योजना के लिए अंग्रेजों ने मुसलमानों का सहयोग प्राप्त किया, क्योंकि मुसलमान लोगों को जो है कुछ लोगों को भड़का करके और ये आंदोलन करवाया गया था। हालांकि मतलब वो बंगाल विभाजन करवाया गया था, मुसलमानों का सहयोग प्राप्त था अंग्रेजों को। उन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई और 1909 ईस्वी के अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब कि मुख्य निर्वाचन मतलब कि जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए एक अधिनियम बनाया गया। 1909 के अधिनियम में किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करी जाएगी और उनका प्रतिनिधित्व जो है अधिक कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया। ये मुसलमानों को अपने में करने का, उनको मिलाने का एक तरीका था इनका, अंग्रेजों का। सरकार ने उग्र राष्ट्रवादियों का दमन किया और इससे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ हुआ। सरकार ने दमन की नीति भले ही अपनाई, मगर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम जो थे वो मतलब यहाँ पर आने वाले थे, दिल्ली दौरा उन्होंने किया। उस समय बंगाल विभाजन का खूब विरोध हो रहा था, तो जो है इस विरोध को चूँकि वो ना देखें जॉर्ज पंचम, इसीलिए विरोध का दमन करने के लिए, विरोध को खत्म करने के लिए बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है। तो ये था बंगाल विभाजन का परिणाम। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर टिप्पणी कीजिए। गांधी और इरविन, गांधी जो है वो आप जानते राष्ट्रपिता हैं और गांधी जी बहुत विद्वान आदमी भी थे, गीता और वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे, बड़े विद्वान आदमी थे। और मेरे पिताजी बताते हैं, अब वो जो है किंवदंती है या सही बात है, कि जब तक गांधी जी दातून किया करते थे तब तक एक अध्याय गीता का पढ़ लिया करते थे।
और वो भी एक प्रकार से आपको बता दूं गीता का पाठ करते हमारे पिताजी, बहुत अच्छे गीता के वक्ता हैं। तो महात्मा गांधी जी भी, और गीता में हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी पुस्तक है, कभी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मतलब कि आप मुस्लिम हैं हिंदू हैं उससे मतलब नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बढ़िया पुस्तक है। और जब आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा एकदम से। आपके दिमाग में जो तमाम प्रकार के डाउट चल रहे हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो गांधी इरविन समझौते की अगर बात की तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्थितियों में एक बार पुनः परिवर्तन आया। गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था और इसी समझौते को गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी जी लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने को तैयार नहीं थे और इसी समझौते से तैयार होते। ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए सहमत हो जाती। इसमें दिसंबर 1931 ईस्वी में गांधी जी लंदन पहुंचते हैं, किंतु वार्ता विफल हो जाती है तथा गांधी जी को निराश होकर के अपने देश लौटना पड़ता है। गांधी जी जिस सोच के साथ वहां पर गए थे वो सोच उनकी नाकाम होती है। जब गांधी जी भारत आए तो पाया कि अधिकांश नेता जेलों में हैं और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से प्रारंभ किया, किंतु 1934 ईस्वी तक आंदोलन की गति मंद पड़ गई, धीमी पड़ गई। तो गांधी इरविन पैक्ट में जो चीज़ें हुई थी या जो समझौता हुआ था उसमें क्या बातें थी उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो पहली बात थी उसमें हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे। और यही वो समय है जब राजगुरु भगत सिंह लोगों को फांसी हुई थी। तो लोग कहते हैं कि गांधी जी का इसीलिए लोग विरोध करते हैं कि गांधी जी चाहते जो है तो बचा लेते उनको, लोग कहते नहीं हैं। तो गांधी जी चूँकि गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे थे और वहाँ प्रेशर पड़ रहा था कि भाई गांधी जी क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये भीमराव अम्बेडकर और जिन्ना उन्ना ये सब गए थे वहाँ पर। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे, लेकिन वो लोग मतलब कि कह रहे थे कि भाई हमारे अंडर में तमाम प्रकार की इतना जनता है, हर जन भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे थे हर जन हमारे साथ हैं, और अब वो कह रहा था जिन्ना की जो है हमारे साथ मुस्लिम सभी लोग हैं। लेकिन वास्तव में जब वहाँ पर वो लोग गए आंदोलन में और ज़्यादा संख्या में लोग भिड़ गए। अब यहाँ से जब खबरें जाने लगी ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, वहाँ लंदन में जब खबरें पहुँचने लगी कि भाई अभी भी चल रहा है, जितना धरना चल रहा है यहाँ पर पूरा फैल गया न्यूज व्यूज सब, तो फिर वहाँ से बताया गया कि भाई ख़त्म करो, गांधी को बुलाओ। कहा कि भाई नेतृत्व कौन करता है, गांधी करते तो गांधी को बुलाया जाए लंदन में गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी जाने से मना कर देते हैं, तो उनको मनाने के लिए समझौता किया गया था कुछ। तो उसी समय समझौता अगर गांधी जी ये कह देते कि भाई उनको भी छोड़ दो, किसको किसको छोड़ दो, मतलब भगत सिंह राजगुरु ये सब, अभी लोगों को फांसी दे दी जाती है, हालांकि बहुत गलत हुआ। ठीक है, और गांधी जी को कहना भी चाहिए था कि भाई अगर आप उनको नहीं छोड़ेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब वहाँ पर बात क्या हो गई, राजनीतिक कैदी की बात होगी कि राजनीतिक कैदियों को छोड़े जाएंगे। अब चूंकि हिंसात्मक अपराधी घोषित कर दिए गए थे, राजगुरु भगत सिंह जी को, इन सभी को घोषित कर दिया था, तो गांधी ने क्या हुआ था वहाँ पर राजनीतिक कैदी छोड़ने की बात करी गई, तो आपराधिक कैदियों की बात नहीं करी गई थी, तो उनको नहीं छोड़े और उनको फांसी दे दी गई। और इसी कारण से गांधी का खूब विरोध हुआ। अपहरण की समस्त मतलब संपत्ति जो थी वो वापस कर दी जाएगी सभी लोगों को, भारतीयों को। विभिन्न प्रकार के जुर्माने की वसूली को स्थापित कर दिया, मतलब कि स्थगित कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। ये तमाम प्रकार की बातें इसमें बताई गई सभी ने, मतलब उसमें गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौते में। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर प्रश्न। अच्छा, उसमें गांधी इरविन समझौते में और तमाम प्रकार की बातें हुई। ठीक है, और समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दे दी जाएगी। मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाएगी। आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, और कुछ मांगे थी गांधी जी की, वो जो है अस्वीकार कर दी गई थी इस समझौते के द्वारा। पहली मांग गांधी जी की ये थी कि आंदोलनकारियों पर होने वाली पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच कराई जाए। दूसरी बात, भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाए, ये गांधी जी ने कहा था, लेकिन इसको नेगलेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मतलब इस मांग को गांधी जी के स्वीकार नहीं किया गया था। तो कुछ इतिहासकार ये चीज़ मानते हैं कि ये चीज़ कही गई थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बात नहीं कही गई थी, लेकिन फिर भी गांधी जी ने ये बात कही थी, ये कई साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है। ठीक है, गांधी जी ने क्या मांग की थी कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा ना दी जाए, उनकी फांसी की सजा आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दी जाए, ये गांधी जी ने डिमांड रखी थी, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया था इरविन ने। ठीक है, तो कई मांग और करी थी उन्होंने। अच्छा, गांधी जी की ओर से मतलब कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा
और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार करते हुए परिसंघ भारतीय उत्तरदायित्व और भारतीय हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अपरिहार्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसके अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा भारत की वित्तीय साख जैसे मुद्दे शामिल होंगे इसमें, लेकिन ऐसा ना हुआ। आगे देखें, गोलमेज सम्मेलन क्या था। ये गोलमेज सम्मेलन था क्या? गोलमेज, गोल माने गोल गोल, मेज माने मेज, यानी कि ऐसी मेज होती थी। अब गोलमेज कहने का इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मेज यहाँ पर जो थी, जहाँ पर समझौता होता था, ये गोल मेज हुआ करती थी। आपको अगर मैं गोल मेज का नाम पे जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या होता है, गोल मेज में क्या होता है, बैठने में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई छोटा बड़ा की स्थिति नहीं होती, सभी बराबर होते। क्यों बराबर होते हैं? लंबी मेज में क्या होता है कि यहाँ पर एक लोग बैठेंगे तो वो मुखिया होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बगल बगल लोग बैठेंगे, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से यहाँ है बैठेंगे और ये राजा बैठेगा, तो यहाँ पर एक बड़ा छोटा पद का दिखाई पड़ता है कि राजा के सब बड़े बड़े लोग बैठते हैं, यहाँ तक ऐसे से आएंगे सब लोकल लोग बैठने लगते हैं, तो इस तरीके से होता है। लेकिन जब गोल मेज होता है तो यहाँ पर हर एक कुर्सी जो लगी होती है, हर व्यक्ति को देख पाएगा, आंख से आंख मिला करके, नज़र से नज़र मिला करके बात करेगा, और सभी व्यक्ति बराबर की श्रेणी में होते हैं यहाँ पर गोल मेज में, ठीक है। तो ये सम्मेलन गोल मेज सम्मेलन इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये गोल मेज पर होता था, ठीक है। प्रशासन में, मतलब भारत में प्रशासन की मांग प्रतिदिन तेज होती जा रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख करके ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया था कि भारतीयों को भी सत्ता में भागीदारी देना आवश्यक हो गया है। वायसराय लॉर्ड इरविन की 31 अगस्त 1929 की घोषणा के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह प्रस्ताव भारत के नए संविधान के निर्माण हेतु रखा गया था। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का एक दल जो होगा गोलमेज सम्मेलन हेतु लंदन में बुलाया जाएगा। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत की राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हेतु 1930 ईस्वी में और 1932 ईस्वी तक, यानी 1930 31 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, ठीक है, जिन पर कई मुद्दों पर चर्चा करी गई। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 8वां नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण की अगर बात करें तो साविनय अवज्ञा, यानी विनय के साथ अवज्ञा, यानी विनय के साथ हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, यानी कि ठीक है, आपने कहा कि आपको करना है, और गांधी जी कहते थे कि भाई ठीक है, आपने कहा, अब मैं नहीं करूंगा, मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानूंगा और विनय के साथ नहीं मानूंगा, सरकार मैं नहीं कर सकता ये बात, ऐसे बोलते थे। तो गांधी जी की बात करी जाए तो और भी तमाम प्रकार के लोग जो थे उसमें भाग लेते। वैसे कारण पूछा गया कि सविनय अवज्ञा क्यों किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई। पहला कारण, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत करने पर भारतीयों के लिए संघर्ष के अतिरिक्त कोई जो है अन्य मार्ग नहीं बचा, कोई अन्य रास्ता नहीं बचा जिसको लोग अपनाते। क्योंकि जब नेहरू ने एक रिपोर्ट भेजी थी और उस रिपोर्ट में और तमाम प्रकार की बातें कई मांगी की गई थी, तो उसको अस्वीकार कर दिया गया, तो इसलिए लोगों में एक आंदोलन करने का वो मोटिवेशन आया। दूसरा कारण रहा 1929 और 30 की विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर पड़ा। एक और विश्व की महान आर्थिक मंदी तो दूसरी ओर सोवियत संघ की समाजवादी सफलता और चीन की क्रांति के प्रभाव ने विश्व के कई देशों में क्रांति की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत ही निम्न हो गई थी। इससे देश का वातावरण तीव्रता से ब्रिटिश विरोधी हो गया। इस विरोध को सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर मोड़ने का कार्य गांधी जी के द्वारा किया गया। तो ये दूसरा कारण। तीसरा कारण था साइमन आयोग। साइमन आयोग ने या उसमें भारतीयों की अवहेलना हेतु होने से क्या हुआ कि भारतीय लोग अत्यंत निराश हो गए और इस कारण से क्या हुआ, एक आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है। चौथा कारण रहा भारत की उपद्रवकारी स्थिति ने भी आंदोलन को प्रेरित किया। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगी थी। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने लोगों के विचारों को उग्र बनाने के कारण किसानों, मजदूरों और आतंकवादियों के बीच समान विचार उत्पन्न हो रहे थे, जिसके कारण से हिंसात्मक संघर्ष की भावना प्रबल होती गई। इसके अलावा पांचवा कारण ये है कि राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना से त्रस्त सरकार दिन प्रतिदिन दमन के नए नए उपाय अपनाती। इसी संदर्भ में सरकार ने काला कानून पेश किया, जिसे विधानमंडल पहले ही अस्वीकार कर चुका था, और इस कानून ने से जनता में असंतोष लगातार और बढ़ने लगा और एक आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया, जो आंदोलन हुआ सविनय अवज्ञा, ठीक है।
9वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी के उद्देश्य बताएं। स्वराज पार्टी क्यों बनाई गई थी, उसके क्या उद्देश्य थे। स्वराज पार्टी की अगर बात की जाए तो स्वराज पार्टी जो थी, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को किए जाने के कारण से बहुत से नेता जो थे असहयोग आंदोलन से क्षुब्ध हो गए थे और विचारों में भिन्नता आ गई लोगों के, जो कि गांधी के विचार कुछ और थे और अन्य नेताओं के विचार भी कुछ भिन्नता आ गई। इस कारण से कुछ नेताओं ने मिल करके एक अलग दल का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया स्वराज दल। इस दल की स्थापना करी गई थी 1923 ईस्वी में। ठीक है, 1923 ईस्वी में देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने करी थी। इस दल का प्रथम अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, जिसमें इसका मतलब कि संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ। स्वराज पार्टी ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक प्रमुख राजनीतिक दल था। इसने भारतीयों के लिए अधिक से अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति की मांग करी। स्वराज का शाब्दिक या वास्तविक अर्थ था उस समय अपना स्वयं का शासन। इसी मांग को लेकर के स्वराज की स्थापना करी गई थी। स्वराज दल के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो पहला उद्देश्य था भारत को स्वराज यानी कि सेल्फ रूल दिलाना। दूसरी बात, परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। इसके अलावा सरकार की नीतियों का विरोध कर उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, जिससे उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सके और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। तो ये कई उद्देश्य को ध्यान में रख करके काम मतलब कि ये करवाया गया। ठीक है, ये स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई। अगला क्वेश्चन से 1857 ईस्वी की क्रांति के 3 प्रमुख केंद्र बताइए। 1857 की क्रांति के कई केंद्र थे, लेकिन बेसिकली जो प्रमुख 3 केंद्र है उनकी अगर मैं बात करूं उसमें कई नाम आता है। जैसे कि जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसी को 1857 की क्रांति कहते हैं। आपको बता दूं भारतीय विद्रोह इसको कहा जाता है, कभी कभी सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला इसका जो स्थान है वो है बैरकपुर। बैरकपुर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ सेना की टुकड़ी निवास करती थी, टुकड़ियाँ, जिस कारण से इसका नाम बैरकपुर पड़ा था। यहाँ के मूल निवासी इस स्थान को चाणक्य की संज्ञा देते हैं। इसी स्थान से प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात शुरू हुआ था बैरकपुर से, जब मंगल पांडे नामक सैनिक ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को गाय और सूअर की चर्बी लगे जो कारतूस थे उनके प्रयोग के विरोध में अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाई। मंगल पांडे ने बैरकपुर परेड ग्राउंड में क्वार्टर गार्ड से निकल करके गोली चलाई तथा अपने साथियों को पुकारा कि निकल आओ पलटन, निकल आओ हमार साथ। ये उन्होंने आवाज़ दी थी। इसके परिणाम स्वरूप इसी परेड ग्राउंड में 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। पहली गोली उन्होंने मारी थी। उन्होंने या उनके द्वारा शुरू की गई जो क्रांति थी वो ब्रिटिश शासन को हिला दी। क्रांति को अंग्रेजों या अंग्रेज सैनिकों ने दबा दिया, पर मंगल पांडे की शहादत ने देश में जो क्रांति के बीज बोए। आप देखेंगे 100 वर्ष के अंदर ही भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका। 1857 में क्रांति हुई और 100 साल में आप देखिएगा 1957 तक आप देखेंगे 1947 में ही देश आज़ाद हो गया। तो आप सोचो 10 साल पहले ही। ठीक है, तो मंगल पांडे ने सूत्रपात किया, वो आज़ादी में जाकर के तब्दील होता 100 साल के बाद में। दूसरा जो एरिया था वो था मेरठ। मेरठ में मंगल पांडे के द्वारा किए गए विद्रोह की चिंगारी जो थी बुझी ही नहीं थी कि जो है 10 मई की डेट थी 1857 ईस्वी को मेरठ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया सरकार के खिलाफ। इसका कारण भी चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग था। धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। जगह जगह पर स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के द्वारा आंदोलन शुरू हो गए। झांसी, मेरठ, बैरकपुर, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ही आप कानपुर देखेंगे तात्या टोपे, झांसी की रानी झांसी से आप देखेंगे कि बिहार से कुंवर सिंह, ऐसे अलग अलग स्थानों से लोग जो है इस क्रांति का समर्थन कर रहे थे। दिल्ली तीसरा जो प्रमुख केंद्र है वो दिल्ली। लगभग 2000 सशस्त्र भारतीय सैनिक मेरठ से निकल करके 11 मई 1857 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली जाते हैं और सूचना मिलती है दिल्ली में 52वीं पलटन के कर्नल रिप्ले अंग्रेजी सैनिक लेकर के भारतीय विद्रोहियों का सामना करने हेतु तैयार हो जाता है। दिल्ली व मेरठ के सैनिकों के द्वारा गोली मारकर इसकी हत्या कर दी जाती है और मेरठ के सैनिकों ने फिरंगियों के राज्य का नाश कर दो, बादशाह की जय हो, दीन दीन हर हर महादेव, और दिल्ली के सैनिक मारो फिरंगी को, ये तमाम प्रकार के नारे लगाए गए। कौन कौन से नारे लगाए गए? बादशाह की जय हो, फिरंगियों के राज्य का नाश कर दो, दीन दीन हर हर महादेव, मारो फिरंगी को, तमाम प्रकार के नारे लगने लगे और इस तरीके से ये जो है क्रांति हुई थी।
ये थे भैया आपके जो है 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 4 क्वेश्चन आपको करने हैं खंडवा से, 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, आप देखें, रौलट एक्ट पर टिप्पणी करें। बढ़िया प्रश्न, आपकी परीक्षा में पढ़ लीजिएगा, आपकी सीरीज में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 1857 ईस्वी, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है चूँकि घर में शादी है, इसलिए आप देखते वीडियो समय पर नहीं आ पाती है, तो जो है थोड़ा सा व्यस्तता बहुत रहती है, चूँकि तमाम प्रकार के रिश्तेदार वगैरह सब जब आ जाते हैं घर पर, और घर पर ही मैं हूँ, तो उसमें फिर समय नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं बीच में थोड़ा बहुत समय निकालता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप इतना देखिएगा, समझिएगा, बाकी सीरीज में पढ़ लीजिएगा। मैंने सोचा प्रश्नों को बता दें जो महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता या स्वाधीनता के प्रथम संग्राम के असफलता के क्या कारण थे, इसको जान लीजिएगा। कई कारण, इसको मैंने कई वीडियो में बताया हुआ, तो आप उसको देख लीजिएगा। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी पर टिप्पणी करें। इसके अलावा चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा ध्यान रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार पर एक लेख लिखिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद पर आधारित बंगाल प्रेसिडेंसी के राजनीतिक संगठन बताइए। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन से, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए। अगला प्रश्न, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे क्या थी, उसको बताइए। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद एक प्रकार का राष्ट्रप्रेम है, स्पष्ट कीजिए। ये सभी प्रश्नों पर मैं चर्चा कर सकता हूं थोड़ी देर तक, लेकिन समय का अभाव है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से हाथ जोड़ करके, ठीक है। थोड़ा सा समझिए कि मैं उस सिचुएशन में फंस गया हूँ कि मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो छोटा सा ही बना दें आप लोगों के लिए, नहीं तो मैं चर्चा करता सभी प्रश्नों पर। केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं खंडसा से, 450 शब्दों में उत्तर लिखना है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण बताइए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य तथा स्थापना का महत्व बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये बन सकता है, राष्ट्रवाद की भावना के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से थे बताइए। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, उग्रवाद और उदारवाद में अंतर बताइए, ठीक है। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो आज। ओके, ध्यान रखेंगे, धन्यवाद।